नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आरटीई 2009 के बारे में। बहुत कॉमन टॉपिक है और आप टीचिंग में जितने भी एग्जाम देते हैं उसमें आपके पास ये देखने को मिलता है। तो ये जितने भी आप टीचिंग एग्जाम दोगे उसके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं आरटीई 2009 के बारे में। तो आरटी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपके पास 3 सन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको 2009, ठीक है। उसके बाद 2010 कब, जब ये लागू हुआ। उसके बाद एक संशोधन हुआ, और संशोधन कब से स्टार्ट हो गया था? आपका 86वां संशोधन तब हुआ। कब हुआ था ये? 2002 में। तो यहाँ पर आपके पास 3 सन इंपॉर्टेंट है, उन 3 सन को आपको साथ लेके चलना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में। और इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई आपके पास? 2002 में, जब हमारे संविधान में 86वां अमेंडमेंट हुआ, जब संशोधन हुआ था। ठीक है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं हमारे पास अनुच्छेद 21A, यानी कि 21 क्या भी बोल सकते हैं, 21(1) भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास आर्टिकल है 21A, उसमें क्या किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया गया। उसमें किसके बारे में बात करी गई? कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में बात की गई। कहां पे बात की गई? आपके पास अनुच्छेद 21A में। ठीक है। अब आगे हमारे संविधान में जब 86वां संशोधन हुआ, और 86वां संशोधन कब हुआ? 2002 में। ठीक है। तो उसमें क्या किया गया? हमारे पास संविधान में अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया। क्या किया गया? जब हमारे पास संविधान में 86वां संशोधन हुआ तो हमारे पास क्या किया गया? संविधान में 21 संशोधन करके संविधान में 21A अनुच्छेद को ऐड किया गया, जो बात करता है हमारे पास 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में। और उसकी कैसी है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। क्या बात करता है अनुच्छेद 21A? क्या बात करता है कि हमें प्रत्येक बच्चा जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक बच्चे को हमें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ अनुच्छेद 21 में? क्या हुआ कि जो हमारी शिक्षा है ना, उसको क्या कहा? मूल अधिकार माना गया है। ठीक है। क्या गया? मूल अधिकार से जोड़ा गया कि शिक्षा भी क्या है? एक बच्चे का मूल अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। और वो कैसे, किस किस बच्चे के लिए है? किस उम्र के बच्चों के लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? आरटीई का हमारे पास शिक्षा का अधिकार निशुल्क व अनिवार्य अधिकार अधिनियम। ठीक है। शिक्षा का निशुल्क व अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। आप इसका पूरा कंप्लीट और डिटेल में नाम जानना चाहेंगे तो इसका ये भी आता है। ठीक है। अब इसके बारे में परिचय, यानी कि अब हम आरटीई की परिचय के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कहां से आया, कब स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले राज्यसभा में इसको पारित किया गया, और राज्यसभा में इसको मंजूरी कब मिली? हमारे पास 20 जुलाई 2009 में। ठीक है। 20 जुलाई 2009 में इसे किसने पास किया गया? राज्यसभा में क्या दी? इसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है। राज्यसभा से मंजूरी कब मिली इसे? 20 जुलाई 2009 को। राज्यसभा के बाद ये कहा जाता है डायरेक्ट आपके पास लोकसभा में। ठीक है। और लोकसभा में इसको मंजूरी कब मिली गई? 4 अगस्त 2009 को। ठीक है। 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा में मंजूरी मिली। उसके बाद 26 अगस्त 2009, देखो पहले राज्यसभा के पास आएगा, उसके पास लोकसभा, जब राज्यसभा पास करेगा उसके बाद क्या आएगा? लोकसभा के पास आएगा। और जब लोकसभा उसे पास कर देगा तो वो कहां पे जाएगा? सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो 26 अगस्त 2009 को कहां पे गया? हमारे राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। और उस समय आपके तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ठीक है।
कौन थे तात्कालिक राष्ट्रपति उस टाइम आपके पास 2009 में? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, उन्होंने कब सिग्नेचर करे, कब साइन किए? 26 अगस्त 2009 को। चलिए बात करते हैं कि इसको लागू कब किया गया। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। अब उसका जो आरटीई का जो हमारा स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे उसमें कितने अध्याय हैं, कितने अनुसूची हैं, कितनी धाराएं हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो एक हर किसी चीज का क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा बनता है। तो अब हम बात करेंगे आरटीई के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, संरचना के बारे में। तो आरटीई की संरचना क्या है, जो आपको ऊपर ऊपर से आपको बेसिक नॉलेज दे जाए, ठीक है। तो आरटीई की संरचना में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कुल अध्याय, कुल चैप्टर्स कितने थे आरटीई में? तो आरटीई में कुल चैप्टर कितने थे? 7 चैप्टर थे, ठीक है। कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर। कुल धाराएं कितनी थी आपके पास? 38 धाराएं थी और एक आपके पास अनुसूची थी, ठीक है। तो ये बेसिक्स है और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरटीई में कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने अध्याय हैं? तो धाराएं कितनी? 38 है और अध्याय कितने? 7 है और केवल एक अनुसूची है, ठीक है। अब सबसे छोटा अध्याय हमारे पास कौन सा है? सबसे छोटा अध्याय हमारे पास अध्याय नंबर 1 है। कौन सा है? अध्याय नंबर 1 है, जहां पर उसका प्रस्तावना, क्या बात करते हैं? उसके प्रस्तावने की बात करी गई है। और इसमें धाराएं कौन सी आती हैं? धारा 1 व 2। इसमें कौन कौन सी धारा की बात की गई है? इंक्लूड किया गया है प्रस्तावना में धारा 1 व 2, ठीक है। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है आपके पास? अध्याय नंबर 4, जहां पर क्या बात करी गई है? विद्यालय में अध्यापक के जो भी कर्तव्य हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा अध्याय है। और इसमें कितनी धाराएं आती हैं आपके पास? धारा 12 से लेकर 28 तक, ठीक है। धारा 12 से लेकर 28 तक आती है। तो चलिए बात करते हैं हम अध्याय, एक एक अध्याय के बारे में और उसमें क्या क्या धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास अध्याय नंबर 1 जो कि है सबसे छोटा अध्याय, और वो कौन सा है हमारे पास? प्रस्तावना। उसमें धारा नंबर 1 आती है और धारा नंबर 2 आती है। तो धारा नंबर 1 क्या है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जब हमारे पास 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? हमारे पास 1 अप्रैल 2010 को हमारे पास आरटीई लागू हुआ था संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। जब हमारे पास धारा 1 क्या बात करती है? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी है, ठीक है। ये बात कहाँ कही गई है आपके पास? धारा 1 में। धारा 2 बात करती है आपके पास परिभाषा व शब्दावली के बारे में। किसके बारे में बात करती है? परिभाषा व शब्दावली के बारे में। अब आपके पास धारा 1 क्या बात करती है? धारा 1 क्या बात करती है कि 6 से 14 वर्ष वहां पर निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। यहां पर क्या है कि उम्र दे गई, एज दे बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया, ठीक है। धारा 2 में क्या बताया गया कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक। प्रारंभिक शिक्षा क्या मानी जाएगी? बच्चे की 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया? 2-3 में आपके पास धारा 2-3 में क्या बताया गया कि बच्चों को कैसे निशुल्क प्रवेश लेना, यानी कि बच्चे का जब एडमिशन हो तो कोई फीस नहीं लेनी है, आपको बच्चे को निशुल्क एडमिशन देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम चैप्टर 2 के बारे में, जहां पर धारा आती है 3 से लेकर 5। अब धारा 3 में क्या बात करते हैं कि उसमें एज ग्रुप बताया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक है ना, वो किसके लिए है? नॉर्मल चाइल्ड के लिए, यानी कि सामान्य बच्चे के लिए क्या है आपको निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक। लेकिन जो डिसेबल चाइल्ड है यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है सीटेट में, तो ये याद रखो कि 6 से लेकर 18 वर्ष किसके लिए है? डिसेबल चाइल्ड यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए, ठीक है। ये कहां पे बात होती है? धारा 3 में। धारा 4 में बात होती है कि आयु के अनुसार बच्चों को कक्षा में आप स्थान दोगे, ठीक है। उसकी आयु के अनुसार बच्चों को स्थान दोगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को 9 साल का बच्चा है उसको फर्स्ट क्लास में दे दोगे। आप क्या करोगे? उसको उसकी आयु के अनुसार, जितनी बच्चे की एज है उसके अनुसार उस बच्चे को कक्षा में स्थान दोगे, ठीक है। धारा 5 क्या करता है? टीसी के बारे में बताता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि एक बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़कर जा रहा है तो आप स्कूल को क्या चाहिए कि बच्चे को हैंड टू हैंड या 7 दिन में बच्चे को टीसी उपलब्ध करवाए,
यानी कि बच्चे को स्थानांतरण दे दे और उसकी सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा दे विद इन 7 डेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 के बारे में, जहां पर बात करते हैं आपके पास धारा 6 से 11 धारा आती है। अब चैप्टर 3 में किसकी बात करते हैं हम, समुचित सरकार व माता पिता के दायित्व। अब यहाँ पर क्या आ जाती है, आपकी जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपके पेरेंट्स के क्या क्या दायित्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो धारा 6 क्या बात करता है कि विद्यालय की स्थापना, यानी कि विद्यालय का कितना बच्चे से कितनी दूर तक विद्यालय होना चाहिए, कितने दायरे में होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करता है धारा 6 में। अब क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो आपके पास प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं ना, उसके कहां तक होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और अपर प्राइमरी क्या होता है आपके पास कक्षा 6 से 8वीं तक। अब ये क्या होता है, 3 किलोमीटर के दायरे में आपको हर एक 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल प्रोवाइड करवाना है। ये कहां पे बात करी गई, धारा 6 में। ठीक है, अब धारा 7 में आ जाइए, क्या बात करता है, वित्तीय खर्च व पोषण के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास दोनों होती है, यहाँ पर तो आपके लोकल बॉडीज आते हैं, यहाँ पर आपके वित्तीय खर्च में आपके पास सेंट्रल बॉडीज भी आ जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की बात करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना अनुपात बांट लिया है, अनुपात में बांट लिया है कि केंद्र सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी और राज्य सरकार कितना कंट्रीब्यूशन करेगी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जब आरटी 2009 आया, तब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी हमारे पास, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, और वो कहां से थी, 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, ये कौन सी थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और क्या है आपके पास, जब केंद्र सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन था, 55% था, और राज्य सरकार का कितना था, 45%। ठीक है, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में से बढ़ा दिया गया। ठीक है, और वो क्या था, 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, अब ये बढ़ाकर कितना किया गया, 55 से लेकर ये तो 65 कर दिया। सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है, 65%, और राज्य का कितना है, 35%। अब वर्तमान में क्या है, अब प्रेजेंट में आपसे अब पूछेगा तो वो क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का पूछेगा, और वर्तमान में क्या है, इसको घटाकर कम किया गया, जो कि हमारे पास 60% तो क्या है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% आपको क्या देगी, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार देगी। लेकिन एक और बात पूछी जाती है, जो आपके साउथ ईस्ट के जो स्कूल है ना, वहां पर उनका क्या क्या रेशियो होता है, वहां के वित्तीय खर्च के में सरकार का और राज्य का क्या है। तो सरकार क्या देगा, साउथ ईस्ट में 90% कंट्रीब्यूशन करती है, और 10% किसका योगदान होता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का। ठीक है, अब बात करते हैं हम धारा 10 के बारे में। धारा 10 क्या बोलती है कि प्रत्येक न परिवार को क्या चाहिए, परिवार को प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, अनिवार्य है। तो परिवार का क्या दायित्व है, यहाँ पर माता पिता का क्या दायित्व है कि माता पिता अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें। ठीक है, धारा 11 क्या बात करती है, विद्यालय पूर्व शिक्षा, यानी कि धारा 11 किसकी बात करती है, आंगनबाड़ी की। आपकी आंगनबाड़ी की जिक्र किसमें हुआ, धारा 11 में, यानी कि बच्चा जब विद्यालय से पहले जाए, यानी कि बच्चा और छोटा 6 साल से पहले बच्चे की कहाँ पे जो शिक्षा होनी है वो कहाँ पर होनी है, आंगनबाड़ी के थ्रू हो जाए। यानी कि बच्चा आंगनबाड़ी में आए, उठना बैठना सीख ले, तो बच्चे की जो विद्यालय पूर्व शिक्षा होगी वो कहाँ पर होगी, धारा नंबर 11 में, और वो कहाँ होगी आपके पास, आंगनबाड़ी में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 के बाद। हाँ जी, तो बात करते हैं अब हम सबसे बड़े अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 4, जहां पर बात होती है आपके पास विद्यालय व शिक्षक के दायित्व, यानी कि स्कूल और टीचर्स के क्या क्या दायित्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, धारा नंबर 12 से लेकर धारा नंबर 28 तक बात हुई है। धारा नंबर 12 बात करती है जो आपकी रिजर्वेशन सीट है, यानी कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में आपको क्या करना पड़ेगा, 25% जो सीट है वो क्या है, आरक्षित सीटें हैं, जो कि वंचित व दलित बच्चों के लिए है। ठीक है, वंचित बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए आपको 25% सीट क्या करनी है, आरक्षित, यानी कि उनके लिए रिजर्व्ड सीट है। धारा 12 इसके बारे में बात करती है। धारा 13 में बात करते हैं कि जो आप जब स्कूल में बच्चों का एडमिशन करते हो, तो कई स्कूलों में क्या देखते हो कि बच्चों पेरेंट्स का बच्चों एडमिशन किसका हो रहा है, बच्चों का, लेकिन किसका ले रहे हैं हम, स्कूल इंटरव्यू ले रहा है पेरेंट्स का। तो माता पिता का जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वहां पर वो बैन है। प्रवेश परीक्षा व शुल्क
नहीं लेना आप, यानी कि प्रवेश परीक्षा लेते हैं बच्चों के, एडमिशन लेने से पहले बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, वो नहीं करवाना है। और उनसे बच्चों से प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फीस नहीं लेनी है। ठीक है, ये किस में बात करते हैं, धारा 13 में। अगर बच्चों से आप फीस लेते हैं एडमिशन फीस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी उस मैनेजमेंट ने उस स्कूल से बच्चों से फीस ली है उसका 10 गुना का भुगतान करना पड़ेगा। जितनी फीस उसने ली है उसके 10 गुना का उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। अगर प्रवेश शुल्क लिया है, अगर एडमिशन फीस ली, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 25,000 का जुर्माना, ये क्या है, आपको फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने सेकंड टाइम भी किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुगनी राशि कर दी गई और वो क्या है, 50,000 का जुर्माना। और अगर आप थर्ड टाइम भी करोगे तो उस स्कूल की क्या हो जाएगी, मान्यता ही रद्द हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 17 में। यहां पर आपको बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, ना ही तो शारीरिक और ना ही मानसिक, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देना है। कोई भी शारीरिक व मानसिक दंड या पनिशमेंट बच्चों को नहीं देनी है। ये धारा 17 पे बात होती है। धारा 18 क्या करते हैं कि बिना मान्यता वाले स्कूल को प्रतिबंध है। बिना मान्यता, अगर किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो स्कूल रन नहीं कर सकता, वो स्कूल नहीं चला सकता। आगे बात करते हैं धारा नंबर 24। यहाँ पर शिक्षकों के दायित्व के बारे में बात करते हैं कि शिक्षक की ड्यूटीज क्या क्या है और कैसे कैसे क्या क्या शिक्षकों के दायित्व है, उनके बारे में बात करते हैं। धारा 25 बात करती है छात्र व शिक्षक के रेशो के, यानी कि अनुपात को, रेशो को दर्शाता है। छात्र शिक्षक का रेशो दर्शाता है। और प्राइमरी यानी कि कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक क्या रेशो रहेगा, छात्र व शिक्षा रेशो, छात्र और शिक्षक क्या रहेगा, क्लास 1 से लेके 5th तक ये क्या होगा, आपके प्रत्येक 30 बच्चों पर क्या होगा, आपके पास एक शिक्षक होगा। ठीक है, प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। अगर आपके पास ये बच्चों की संख्या 31 भी है, 31 भी हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 शिक्षक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 30 पे 1, 60 पे 2, 90 पे 3, 120 पे 4। लेकिन अगर 120 और उससे 200 से अधिक हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 शिक्षक प्लस 1 आपको प्रधानाचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। जिस स्कूल में 200 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं वहां पर आपको एक प्रधानाचार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्लास 1 से लेके 5th तक तो कितने बच्चों पर, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। और लेकिन ये अनुपात बढ़ जाता है कक्षा क्लास 6 से लेकर 8 तक, ये आपके पास 35 बच्चों पर आपके पास एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 35 बच्चों पर एक शिक्षक तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास साइंस का भी, विज्ञान का भी एक टीचर होना चाहिए, मैथ्स ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको विज्ञान भी आए, मैथ्स भी का एक टीचर होना चाहिए, गणित का टीचर होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का एक टीचर होना चाहिए, और भाषा का यानी कि लैंग्वेज का भी आपको एक टीचर होना चाहिए, जो कि आपके पास हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, मराठी जो भी लैंग्वेज है उसका भी एक टीचर होना अनिवार्य है। ठीक है, ये पहली बात। तो धारा 1 में पहली बात तो किस पे बात की गई, छात्र शिक्षक रेशो पर, अनुपात पर। दूसरी बात की गई कि भवन, बच्चों को बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए, बच्चों को अनिवार्य उस भवन का दीवारें होनी चाहिए, और भवन में क्या होना चाहिए, स्कूल के अनुसार अच्छा माहौल होना चाहिए, शौचालय अलग होना चाहिए, उसमें बिल्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के लिए पानी पीने के उपलब्ध ढंग से होना चाहिए, लड़कियों का और लड़कों का शौचालय अलग होना चाहिए। इसमें किसकी बात करी गई है, भवन। उस बच्चों के बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, धूप में और सर्दी में, गर्मी में बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। तो इसमें धारा 25 में ही बात करी गई है भवन की। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बात करते हैं धारा 25 में ही शैक्षिक कार्य दिवस में कि टीचर के कितने कार्य दिवस होने चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5वीं तक आपके पास टोटल कार्य दिवस कितने होने चाहिए, 200 कार्य दिवस होंगे एक टीचर के पास। प्राइमरी लेवल पर 200 कार्य दिवस होंगे, और कार्य घंटे कितने होंगे आपके पास, 800 कार्य घंटे होंगे। ये कक्षा 1 से लेकर 5th तक बात हो रही है, यानी कि प्राइमरी टीचर के बारे में बात हो रही है। क्या 200 तो उसके पास दिन होंगे और 800 उसके पास कार्य दिवस होंगे। ठीक है, यही रेशो बढ़ जाता है आपके पास
छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक आपके पास कितने होंगे? 220 कार्य दिवस होंगे। कितने होंगे? 220 तो कार्य दिवस होंगे और आपके पास 1000 आपके कार्य घंटे होंगे। ठीक है, प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे, एक सप्ताह में एक टीचर को कम से कम कितने घंटे पढ़ाने जरूरी है? 45 घंटे। और उस 45 घंटे में टीचर अपनी तैयारी भी करे, वो भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब धारा 28 बात करता है कि किसी भी टीचर को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण नहीं देना है, तो निजी ट्यूशन को क्या किया है? वहां पर प्रतिबंध किया गया है। चैप्टर 5 अध्याय नंबर 5 में बात करी गई है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसके बारे में बात करी गई है और इसमें धारा 29 व 30 का जिक्र किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में बात करी गई है बच्चों के अधिकार और उसका संरक्षण। यहाँ पर जितने भी बच्चे के अधिकार है उनका क्या किया गया है? संरक्षण किया गया है। उनके दायित्व, उनके बच्चों के अधिकारों का क्या गया है? संरक्षण किया गया है। और बात करी गई है धारा 31 से लेकर धारा 34 के बारे में। ठीक है, लास्ट है आपके पास धारा नंबर 7, यानी कि सबका मिक्सचर है, ये प्रकीर्ण है। और यहाँ पर बात की गई है धारा 35 से लेकर धारा 38 तक। ठीक है, तो ये था पूरा आरटीई 2009 का स्ट्रक्चर और उसके बारे में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय है, कितनी अनुसूचियां, इनके बारे में बात करा है। और बहुत एक कॉमन टॉपिक है टीचिंग एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।